Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about the measurement of national income. Measurement of national income. लास्ट टॉपिक में हमने 3 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था कि किससे हम जो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन तीनों मेथड से अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो तीनों मेथड से नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होगी वो क्या है, हमें इक्वली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी। अगर हम प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो जो भी हमें नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड से जनरेट होगी, कितनी इनकम क्रिएट हुई है कंट्री में, अगर वही हम इनकम मेथड से एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो सेम इक्वल हमें नेशनल इनकम प्रोवाइड होगी। तो आज हम फर्स्ट मेथड प्रोडक्शन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। अब देखो, जो प्रोडक्शन मेथड है उसे हम क्या वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन मेथड है, अगर हम 1 ईयर में जो भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती हैं उनकी वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रोडक्शन मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोल सकते हैं क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो फर्स्टली जो मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो क्या है प्रोडक्शन मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हमने नेशनल इनकम को प्रोडक्शन मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना है टू मेजर द नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्शन मेथड, देन वी हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री। तो हम क्या करेंगे कि कंट्री में जो भी कंट्री प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है उन सबकी मनी वैल्यू को, मार्केट वैल्यू है, उससे हम क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो कि हमारी कंट्री में जो मेन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, 3 सेक्टर्स हैं जिसमें लोग एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, एंड सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, एंड लास्ट थर्ड है सर्विस सेक्टर। अब देखो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्सेट्रा। एंड प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। एंड टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं? लाइक बैंकिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो देखो कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है बाय दी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो उनकी एक्टिविटीज को हम, वो जो भी एक्टिविटीज करेंगे उन एक्टिविटीज से जो भी गुड्स की प्रोडक्शन होगी उनकी मार्केट वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। तो वह प्रोडक्शन मेथड में क्या आता है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in a country by the residents plus net factor income from abroad। अब देखो प्रोडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी कंट्री में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की गई है, प्रोड्यूस की गई हैं, उनकी मार्केट वैल्यू, कंट्री में जो रेजिडेंट्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, एंड नेट फैक्टर मीन्स हमारी कंट्री का अगर कोई भी रेजिडेंट फॉरेनर कंट्री में जाके जो भी अपना बिजनेस वगैरह करता है तो वहां से जो भी इनकम जनरेट करेगा उसे भी हम क्या है नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? तो देखो आपको ये क्लियर है डेफिनेशन प्रोडक्शन मेथड की। द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर में जो भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं तो उनके थ्रू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या है ऐड करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो प्रोडक्शन मेथड से हम जो नेशनल इनकम है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे हमने सीरीज गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी, मार्केट वैल्यू एंड इनकम। अब देखो सीरीज में फॉर एग्जांपल हम कंट्री में क्या है 5 कमोडिटीज तैयार की गई हैं, ठीक है। सीरीज में हमने लिख लिया 1 2 3 4 5। गुड्स एंड सर्विसेज मींस कि कितनी गुड्स कंट्री में तैयार हुई है 5। ए गुड, बी, सी, डी, ई, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी उनकी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया गया। फॉर एग्जांपल ए गुड्स है, जो ए गुड है उसकी कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस हुई हैं 20 एंड बी गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है 15, सी गुड्स की 30, डी गुड्स की 10 एंड ई गुड्स की 15। तो हमने क्वांटिटी बताई है कि हमारी कंट्री में 1 ईयर में 5 गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं और 5 गुड्स की जो कितनी क्वांटिटीज उन्होंने प्रोड्यूस की है, ठीक है। जस्ट हमने ये सपोज किया 20, 15, 30, 10, 15 और उनकी जो मार्केट वैल्यू क्या है, ए गुड की मार्केट वैल्यू कितनी है, मतलब कितना मार्केट में प्राइस है 5 रुपीज एंड बी गुड का 3 रुपीज, सी गुड का मार्केट में प्राइस है 10 रुपीज, डी गुड का 6 रुपीज एंड जो ई गुड्स कमोडिटीज तैयार की है प्रोड्यूस की है उसका मार्केट में प्राइस है 5 रुपीज। ओके, अब देखो कि हम इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को 20 मल्टीप्लाई 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, 15 मल्टीप्लाई 3 45, 300, 60, 75। अब देखो कि ये हमने हमारे पास क्या आ जाएगी इनकम। प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सपोज किया कि कंट्री में ओनली 5 गुड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन हुई है ए बी सी डी और ए गुड्स की 20 क्वांटिटी मतलब 20 मात्रा उसकी तैयार की गई है स्टॉक, बी गुड का जो स्टॉक है 15 क्वांटिटी, सी गुड की 30, डी कमोडिटी की 10 एंड ई कमोडिटी की 15 क्वांटिटीज प्रोड्यूस की गई हैं। और देखो मार्केट वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट गुड्स कमोडिटी है उसकी मार्केट वैल्यू है 5 रुपीज, ठीक है। एंड जो सेकंड कमोडिटी है उसकी मार्केट वैल्यू 3 रुपीज, थर्ड कमोडिटी की मार्केट वैल्यू 10 रुपीज है और फोर्थ कमोडिटी की मार्केट वैल्यू 6 रुपीज है एंड लास्ट जो ई कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है 5। अब देखो जितनी क्वांटिटीज हमने कंट्री में प्रोड्यूस हुई है उसको उनकी मार्केट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 5 100, 15 मल्टीप्लाई 3 45, 30 मल्टीप्लाई 10 300, 10 मल्टीप्लाई 6 60, 15 मल्टीप्लाई 5 75। अब हमने क्या फाइंड करनी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन मींस GNP, बिकॉज हम प्रोडक्शन मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं। तो देखो अब इनको अगर हम प्लस कर देंगे लाइक जैसे कि 100, 300, 45, 60, 75, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 580, ठीक है। तो मतलब कि 580 हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, मतलब कि जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन है वो कितनी है 580। मतलब कि कंट्री में
अगर हम सपोज करते हैं कि 5 कमोडिटी की प्रोडक्शन हुई है और उन 5 कमोडिटी से जो कंट्री में इनकम जनरेट हुई है वो कितनी हुई है 580। तो जो 580 है ये क्या है हमारी GNP। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैंने 5 कमोडिटी से एग्जांपल लिए, ये तो जस्ट आपको बताने के लिए कि प्रोडक्शन मेथड के थ्रू जो नेशनल इनकम है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप क्या है 10 कमोडिटीज की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, या 8 कमोडिटीज के एग्जांपल के थ्रू आप इस मेथड को समझ सकते हो। अब देखो अगर हम रियलिटी में देखें तो हमारी कंट्री में ओनली 5 गुड्स की प्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है, मैनी काइंड्स ऑफ गुड्स होती है जिनकी प्रोडक्शन होती है, क्योंकि लोग 3 टाइप्स के सेक्टर्स हैं और लोग तीनों टाइप्स के सेक्टर्स में एक्टिविटीज करते हैं, तो कंट्री में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, ठीक है, नंबर ऑफ गुड्स है जिनकी प्रोडक्शन करते हैं। तो उन नंबर ऑफ गुड्स की जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, कितनी क्वांटिटी की प्रोड्यूस की गई है, कितनी मात्रा उनकी प्रोड्यूस की है, जब हम उनको मार्केट वैल्यू में और उनका मार्केट में क्या प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। मीन्स की ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन मेथड के थ्रू हम अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो अगर हमारी कंट्री में 5 कमोडिटी प्रोड्यूस हुई हैं और उनकी जो मार्केट वैल्यू 5, 3, 10, 6, 5 है, देन हमारी कंट्री की जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन है वो कितनी है 580। ये जस्ट हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि प्रोडक्शन मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो कि जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं बाय द प्रोडक्शन मेथड, ओनली फाइनल गुड्स एंड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। मींस कि जब भी हम प्रोडक्शन मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे या फिर इनकम मेथड के थ्रू किसी भी मेथड के थ्रू अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम क्या है ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिनकी वैल्यू को हम क्या है ऐड करते हैं नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए। अब देखो कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ intermediate goods are used in the form of raw material like cotton, thread, etc. इंटरमीडिएट हम क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है जिनको हम क्या है फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं, लाइक जैसे कि कॉटन है, थ्रेड है, दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स एंड दीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कॉटन। अगर हमने कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना, उनकी प्रोडक्शन करना है, देन उसके लिए हम क्या है कॉटन थ्रेड का यूज करते हैं। तो कॉटन थ्रेड आर इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है जिनको हम रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज करते हैं। तो जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है। ओनली फाइनल गुड्स होती हैं, जो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। फाइनल गुड्स वो होती हैं जिनको हम फर्दर रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होती है कि जिन लाइक जैसे सेलर के पास जो भी प्रोडक्ट रखा होता है, कॉटन क्लोथ्स रखे हैं, ठीक है, जब हम मार्केट में से क्लोथ्स वगैरह परचेज करने जाते हैं तो वो क्या होती है फाइनल गुड्स, जिनको कंज्यूमर जब भी खरीदता है, परचेज करता है, तो खरीदने के बाद, परचेज करने के बाद वो क्या करता है उसकी कंजम्पशन करता है, उसको कंज्यूम करता है। मतलब कि क्लोथ से वो क्या है कोई और प्रोडक्ट वगैरह तैयार नहीं करता। क्लियर है। तो जो फाइनल गुड्स होती हैं वो जिनको हम रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज नहीं करते। सो अगर हमने प्रोडक्शन मेथड के थ्रू या किसी भी मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, देन उसके लिए हमें क्या है ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, देन डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, डबल काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है कि एक ही कमोडिटी की वैल्यू को बार बार जब हम ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखो जैसे कॉटन थ्रेड है, अगर ये क्या है इंटरमीडिएट गुड्स है, तो अगर इसको हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट मेजर करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे तो ये थ्रेड को क्या है, ये एक रॉ मटेरियल है, इसका आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होगा,
तो इसीलिए क्या है, इसकी वैल्यू को हम फर्दर, पहले तो हमने ये जो थ्रेड है, ठीक है, उसको मतलब कि तैयार किया, बनाते हैं जब भी प्रोडक्शन करते हैं उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद इसे हम शर्ट्स के लिए यूज करते हैं, थ्रेड का यूज करते हैं कॉटन के क्लोथ्स तैयार करने के लिए। तो मतलब कि इस रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या है, बार बार इंक्लूड होती है। तो वो प्रॉब्लम क्या होती है, डबल काउंटिंग की। इससे हमें जो कंट्री की एग्जैक्ट नेशनल इनकम है वो हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब हमें करेक्ट नेट नेशनल इनकम प्रोवाइड नहीं होती है। तो इसीलिए ओनली जो फाइनल गुड्स होती है जिनको हमने परचेज करने के बाद उनकी कंजम्पशन करनी होती है, उन्हीं की वैल्यू को क्या है, नेशनल इनकम की मेजरमेंट के लिए इंक्लूड किया जाता है। देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग। अब देखो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, उसको हम क्या है एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया सीरीज प्रोडक्शन प्रोडक्ट वैल्यू, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट एक्चुअल वैल्यू। अब देखो डबल काउंटिंग को अगर हम समझते हैं, सीरीज में हमने ले लिया फर्स्ट। अब देखो जो फार्मर है, ठीक है, फार्मर ने क्या है, वीट की प्रोडक्शन की है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर है वो वीट की प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो फार्मर है वो क्या करता है, वीट की प्रोडक्शन, ठीक है, और जो उसने वीट की जितनी भी प्रोडक्शन की है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 200 रुपीज। मतलब कि जब भी वो मार्केट में वीट को सेल करेगा तो वो क्या है, 200 रुपीज में सेल करेगा। ओके, तो यहाँ पे जस्ट हमने फर्स्ट फार्मर की एग्जांपल ली है, तो इसका कोई इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी किसी पर्सन की फर्स्ट, जब टेबल में फर्स्ट एग्जांपल शो करते हैं तो उसकी जो इंटरमीडिएट खर्च करता है वो, ठीक है, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, तो इसका हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो बाकी नेक्स्ट प्रोडक्शन हम सेकंड थर्ड पर्सन की, तो उनकी हम जो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है उसे इंक्लूड करेंगे। अब फार्मर ने देखो वीट की प्रोडक्शन की है 200 की, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 200, ठीक है। फिर फार्मर क्या करेगा कि जो उसने वीट की प्रोडक्शन की है उस वीट को क्या है, वो आटा मिल है जो, ठीक है, उसको बेच देता है। तो जो सेकंड सीरीज हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगा, आटा मिल। और वो आटा मिल वाले को क्यों सेल कर देते हैं, क्योंकि आटा मिल वाले उस वीट से क्या है, फिर आटा तैयार करते हैं। तो इसीलिए जो फार्मर है वो 200 रुपीज में जो वीट है उसे क्या है, आटा मिल वाले के पास बेच देता है, ठीक है। तो जो क्लियर है, तो जो आटा मिल है, ठीक है, उसका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मींस रॉ मटेरियल पे उसने कितना खर्च किया है, 200, क्योंकि वीट जो आटा मिल है उसके लिए वीट क्या है, एक रॉ मटेरियल है, वो उस वीट से क्या है, आटा तैयार करेगा, ठीक है, फाइनल गुड्स। तो जो भी उसने आटा तैयार किया, ठीक है, 200 रुपीज में उसने फार्मर से क्या है, वीट परचेज की, तो वीट का उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, वीट पे उसने कितना खर्च किया, मतलब उसने रॉ मटेरियल पे कितना खर्च किया है, 200 रुपीज, ठीक है, और वो 200 रुपीज खर्च करके रॉ मटेरियल को, वीट को यूज करके क्या है, आटा तैयार करता है, और उसे क्या है, आगे वो 600 रुपीज में बेकरी वाले को बेच देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 600 माइनस 200 करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 400। अब देखो कि जो आटा मिल ने आटा तैयार किया है वो किसको आगे बेच देता है, बेकरी। और जो बेकरी वाला है वो क्या करेगा, बेकरी वाले को इसने आटा दिया, ठीक है, 600, क्लियर है। तो मतलब कि बेकरी वाले के लिए जो आटा है, ठीक है, 600 है, वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, क्योंकि बेकरी वाला क्या है, इसे रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज करेगा। जो आटा उसने खरीदा है, ठीक है, किससे खरीदा है, आटा मिल से, तो उस आटे को वो क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म में, मतलब रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज करेगा। तो इसीलिए जो बेकरी वाले हैं उसके लिए इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 600
रुपीज। फिर वो क्या है, इससे बेकरी वाला जो भी ब्रेड वगैरह बनाएगा आटे से, ठीक है, तो जो भी ब्रेड वगैरह वो तैयार करेगा उस ब्रेड को वो क्या है, अब देखो बेकरी वाले ने क्या है, जो भी ब्रेड वगैरह तैयार किए हैं, ठीक है, आटे से जितने भी उसने ब्रेड वगैरह तैयार किए हैं उसका प्राइस उसने कितना रख दिया, 900। तो 900 में बेकरी वाले ने क्या किया कि जो ब्रेड की शॉप है वहां पे उसने 600 मतलब 600 का जो उसने आटा लिया था वो एक रॉ मटेरियल था बेकरी वाले के लिए। तो बेकरी वाले ने उस आटे से ब्रेड तैयार किए, फाइनल अपनी गुड्स तैयार की, ब्रेड तैयार किए, ठीक है। तो ब्रेड को उसने क्या है 900 रुपीज में क्या है किसको सेल कर दिए, ब्रेड सेलर को, ब्रेड सेलर, ब्रेड की शॉप पे उसने सेल कर दिए। अब देखो 900 माइनस 600 में कितना डिफरेंस है, 300 का। अब उसने क्या है ब्रेड सेलर को वो सेल कर दिए कितने में, 900 में, ठीक है। 600 का उसने जो आटा लिया था उससे जो भी उसने ब्रेड वगैरह बनाए, प्रोडक्ट तैयार किया है, उस प्रोडक्ट को ब्रेड शॉप के जो, ठीक है, ब्रेड सेलर था उसको क्या है 900 रुपीज में सेल कर दिए। तो जो 900 रुपीज है वो जो ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड सेलर है उसके लिए क्या है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, और जो ब्रेड सेलर है वो कंज्यूमर को क्या है आगे 1200 रुपीज में सेल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या करेगा, कंज्यूमर को जो ब्रेड सेल करेगा, ठीक है, प्राइस इंक्रीज करके फिर भी सेल करेगा क्योंकि उसे भी प्रॉफिट चाहिए। तो वो क्या है 1200 रुपीज की फॉर्म में वो क्या है कंज्यूमर को ब्रेड वगैरह बेच देगा, ठीक है, सेल कर देगा ब्रेड। तो देखो 1200 और 900 में जो डिफरेंस है वो कितना है, 300। तो देखो अब ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू थी, वीट उसने तैयार की, ठीक है, और वीट पे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हमने नहीं लिया, एक्चुअल वैल्यू वीट की 200 है, ठीक है। फिर वीट जो फार्मर है वो क्या करेगा, वीट को आटा मिल के पास सेल कर देगा, ठीक है, 200। तो आटा मिल के लिए 200 क्या है उसका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल पे एक्सपेंडिचर किया आटा मिल वाले ने, और उसने जो भी आटा तैयार किया 200 वीट परचेज करके जो भी आटा उसने तैयार किया वो 600 रुपीज में क्या है नेक्स्ट बेकरी वाले को सेल कर देगा। तो बेकरी वाले के लिए इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो जाएगा 600। फिर जो बेकरी वाला है वो क्या करेगा, ब्रेड वगैरह तैयार करेगा और ब्रेड सेलर को क्या है 900 रुपीज में सेल कर देगा ब्रेड, ठीक है। और जो ब्रेड सेलर है वो क्या करेगा, कंज्यूमर्स को 1200 रुपीज में सारे ब्रेड सेल कर देगा। मतलब कि इन्होंने क्या है 200 में परचेज किया तो जो प्रोडक्ट वो तैयार किया उसकी वैल्यू इंक्रीज करके आगे सेल कर दी, क्योंकि जो भी आटा मिल, फार्मर, बेकरी, ब्रेड सेलर इनको भी क्या है प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ये क्या है जितनी रुपीज की प्रोडक्शन की है बिस्किट्स की, अगर 8 रुपीज की है तो वो उसका 10 रुपीज प्राइस लगाती है, क्योंकि जो ब्रेड सेलर होते हैं या बेकरी वाले इनको भी क्या है प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इसीलिए अगर 600 रुपीज में उसने आटा मिल ने जो आटा है वो सेल किया है तो बेकरी वाले क्या है जो भी उससे ब्रेड वगैरह तैयार करेंगे वो 900 में आगे सेल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 200, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0, 200, 600 माइनस 200 400, 900 माइनस 600 300, 1200 माइनस 900 300, ठीक है। तो जो अगर एक्चुअल वैल्यू को हम ऐड कर देंगे 3, 6, 10, 1200, ओके, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू 1200। और अगर हम ये जो प्रोडक्ट वैल्यू है इसको इंक्लूड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2900, और अगर हम इसे इंक्लूड करते हैं तो 1700। अब देखो कि अगर हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है देन उसके लिए हम एक्चुअल वैल्यू जो 1200 हमारे पास आई है इसे हम क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर वीट की प्रोडक्शन हुई है तो ये सब क्या है आटा मिल है वीट को रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज कर रही है। वीट 200 की प्रोडक्शन हुई है, एक्चुअल वैल्यू 200, ठीक है। फार्मर जब उसको वीट की हमें वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ठीक है, फार्मर जब उसको यूज करेगा सॉरी जो आटा मिल उसको यूज करेगा, ठीक है, 200 में परचेज किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा आगे यहाँ पे क्या है जो वीट की एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो यहाँ पे हमने वीट की वैल्यू को इंक्लूड कर दिया, बट सेकंड अगर टाइम में देखे आटा मिल वाले के पास तो उसने भी वीट की वैल्यू को इंक्लूड किया है। यहाँ पे थर्ड में देखें तो बेकरी वाले ने भी वीट की वैल्यू को इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है, क्योंकि अगर 200 का उसने वीट परचेज किया है तो उससे आटा जो भी तैयार करेगा तो 200 प्लस
400 उसका जो आटा तैयार करने में एक्सपेंडिचर हुआ है उन सब की वैल्यू को इंक्लूड करके उसने 600 में बेकरी वाले को सेल कर दिया। फिर बेकरी वाले ने जो भी यहाँ पे देखो वीट की वैल्यू इंक्लूड हो गई है, ठीक है, क्योंकि उसने 200 में अगर आटा मिल वाले ने वीट सेल की थी, ठीक है, तो उसने उससे जो भी आटा वगैरह तैयार किया है तो उसमें उसके 400 लगे हैं। तो 200 प्लस 400 कितना हो जाएगा 600। 600 में उसने बेकरी वाले को सेल कर दिया। बेकरी वाले ने भी क्या है 600 का आटा परचेज किया था, इसमें वीट की वैल्यू भी इंक्लूड है, ठीक है, तो उसने क्या है कि जो भी वो ब्रेड वगैरह तैयार करेगा उसमें 300 रुपीज उसके लगे हैं ब्रेड तैयार करने में आटे से, तो वो क्या करेगा 900 में सेल कर देगा। मतलब यहाँ पर भी वीट की वैल्यू इंक्लूड हो गई। तो मतलब कि इसमें क्या है कि जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, एक प्रोडक्ट की वैल्यू है उसे क्या है बार बार इंक्लूड किया गया है इसमें, तो इसीलिए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि एक वैल्यू 200 वैल्यू को यहाँ भी इंक्लूड किया, यहाँ भी इंक्लूड किया, यहाँ भी इंक्लूड किया, बट अगर हम जो एक्सपेंडिचर किया गया है रॉ मटेरियल पे उसको अगर प्रोडक्ट वैल्यू में माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने वीट की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया, फर्स्ट टाइम वीट की वैल्यू को इंक्लूड किया एक बार, उसके बाद जो भी आटा वगैरह तैयार किया उसमें जो जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी वैल्यू को इंक्लूड किया, फिर उससे बेकरी वाले को सेल किया, उसने ब्रेड तैयार किया, उनकी वैल्यूज को इंक्लूड किया। तो ये क्या है, दीज इज एक्चुअल वैल्यू। इसीलिए हम जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हम एक्चुअल वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। जो हमारे पास 1200 है हम 2900 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वीट को उसकी वैल्यू को बार बार ऐड किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। डबल काउंटिंग क्या होती है कि जिसमें हम एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू को बार बार इंक्लूड करते हैं। जैसे कि वीट की वैल्यू को हमने बार बार इंक्लूड किया है, वीट की वैल्यू इसमें भी इंक्लूड है 200, इसमें भी इंक्लूड है एंड इसमें भी इंक्लूड है। तो if we want to calculate a national income then we only include the actual value। actual value मतलब फाइनल वैल्यू है ना जो गुड्स एंड सर्विसेज की, उसी को हम इंक्लूड करेंगे और वो हमारे पास कितनी है 1200। तो ये है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये हमने 14 चैप्टर में भी देखा था, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम में, कि जब भी हमारी, अब देखो जो कोई प्रोडक्शन क्या है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? देखो प्रोडक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्रोडक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो रेगुलर होती रहती है, क्योंकि जो लोग डिमांड करते हैं रेगुलर, तो इसीलिए जो प्रोडक्शन है वो भी रेगुलर होती है। तो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार होता रहता है। अब कई बार क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हम जो भी मशीनरी वगैरह कैपिटल गुड्स यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं, टूल यूज करते हैं, तो अगर मशीनरी का यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन हम कॉन्टिन्यूसली करते हैं, तो मशीन भी क्या है कॉन्टिन्यूसली यूज हो रही है। तो कई बार क्या है मशीन में टियर वियर की प्रॉब्लम हो जाती है, टूट फूट जाती है, ठीक है, या डेप्रिशिएट हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो वो जब भी मशीन का हम कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो मशीन में जो भी टियर वियर टूट फूट होती है वो क्या होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। और जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो जितनी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की गई हैं उनकी वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू क्या फाइंड होगी नेट नेशनल इनकम। नेट मतलब एक्यूरेट रिजल्ट हमारे पास शो होगा कि कंट्री में नेशनल इनकम कितनी जनरेट हुई है, क्योंकि उसमें से हम क्या करेंगे कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की 1 ईयर में प्रोडक्शन हुई है, तो प्रोडक्शन के टाइम पे, प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे जो मशीन वगैरह यूज करते हैं तो उनमें जो भी टियर वियर टूट फूट होती हैं उसको माइनस कर देंगे, तब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो कितनी इंक्रीज हुई है या कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है। अगर हम लॉस को भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम क्या होती है। नेट नेशनल इनकम मींस, जब मैंने आपको जीडीपी के बाद एनडीपी एमपी करवाया था तो उसमें हमने क्या किया था कि जो भी कंट्री में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड किया था उसमें से हमने डेप्रिसिएशन जो लॉस हुआ था
ठीक है, उसको क्या है माइनस कर दिया, फिर हमारे पास क्या आई थी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट वैसे ऐसे ही अगर हमने नेट नेशनल इनकम फाइंड करनी है तो जो भी डेप्रिसिएशन होती है प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के टाइम पे तो उसको हम माइनस कर देंगे, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेशनल इनकम है वो नेट नेशनल इनकम होगी, और नेट नेशनल इनकम को मेजर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन मेथड में हमने क्या किया कि कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है उन सबकी वैल्यू को ऐड किया, फिर हमने डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम देखी। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। थैंक यू।